मैं मनोज कुमार आपका मनोज आईएएस अकेडमी में पुनः स्वागत करता हूं। हम लोगों ने जो एनसीईआरटी की जो सीरीज शुरू की है उसमें कक्षा 6 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी का जो चैप्टर था मौर्य साम्राज्य को लेकर के उस पर हम लोग पिछले क्लास में चर्चा कर रहे थे। उस क्लास में हम लोगों ने जो चर्चा की थी वो केवल आधी थी कि अशोक के धम्म तक हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी। आज हम बात करेंगे उसके आगे, जिसमें हम उस समय का मौर्य साम्राज्य का प्रशासन के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ उस समय की कला संस्कृति और मौर्य साम्राज्य इतना विशाल साम्राज्य था कि उसका पतन कैसे हुआ उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी तीन चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। एक, मौर्य साम्राज्य का पतन। दूसरा, मौर्य साम्राज्य की कला। तीसरा, मौर्य साम्राज्य का समाज, प्रशासन और उसकी संस्कृति। इन सब चीजों को लेकर के चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस चीज को हम आगे शुरू करते हैं। मैं मनोज कुमार आपका पुनः मनोज आईएएस अकेडमी के एनसीईआरटी के कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत काम आएगा। दोस्तों, जिस तरह से आप लोगों का जो फीडबैक मेरे पास आ रहा है उससे मुझे काफी खुशी हो रही है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग आंसर लिख करके भेज रहे हैं, अच्छा कमेंट लिख करके भेज रहे हैं और जो भी सजेशन है वो भी आप मुझे लिख करके दे रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस चीज को, अपना जो सहयोग है, अपना जो आपका जो समर्थन है मुझे और प्यार है, उसको लगातार बनाए रखिए, इसको बढ़ाइए। लेकिन बस एक ही चीज है कि जो लोग इस पर आंसर राइटिंग नहीं कर रहे, जो इसके कंटेंट को नहीं समझ रहे, उस पर फोकस कीजिए। मैं आपको बताता हूं कि इसको करने के बाद आप लोगों को किसी भी स्तर पर कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आने वाली है, बल्कि आप लोगों का बेस इतना अच्छा क्लियर हो जाएगा कि दिमाग से एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। मैं पिछले लेक्चर में भी कहा था कि यूपीएससी आपसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहती है जनरल स्टडी के मामले में, और उसी पर बेस्ड आपका एग्जाम क्वालिफाई होता है। मैंने पहले भी कहा, अभी भी कहता हूं, इतिहास हमें केवल तथ्यों का संग्रह नहीं पढ़ना है, उसको समझना है। अगर आज हम अशोक के प्रशासन या मौर्य साम्राज्य के प्रशासन को समझ लेंगे कि उसने क्या क्या किया था, तो उसकी तुलना आज के प्रशासन से की जाएगी। जब आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि कुछ 2 पॉइंट, 3 पॉइंट या 4 पॉइंट बताइए कि आज के प्रशासन में उसकी क्या भूमिका है, क्या उससे हमें सीख लेनी चाहिए, क्या ऐसी चीज है जो हमें नहीं करनी चाहिए और जो ऐसी चीज है जो हमें करनी चाहिए, तो आप क्या कंपेयर करके बताएंगे? क्या उस समय इंटरव्यू के लिए अलग से तैयारी करेंगे? बताइए। नहीं, इंटरव्यू की तैयारी इसी के साथ शुरू होती है। मेरे अपने 3-3 बार इंटरव्यू देने का जो अनुभव है, मैं वही आपसे साझा करना चाहता हूं। तैयारी इंटरव्यू की मेंस क्वालिफाई करने के बाद नहीं होती, बल्कि उसके साथ ही होती है। जैसे हम तैयारी करना शुरू करते हैं, उसके साथ ही हमारे थर्ड स्टेज की तैयारी शुरू हो चुकी होती है। और इंटरव्यू आपका, ध्यान रखिएगा, बेसिक पर्सनैलिटी टेस्ट है, जिसमें आपकी बेसिक नॉलेज के माध्यम से आपकी पर्सनैलिटी को चेक किया जाता है। देखिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट में जहां इंटरव्यू की गाइडेंस दी जाती है, मॉक इंटरव्यू दिए जाते हैं, वहां का माहौल अलग होता है, और यूपीएससी का जहां पर इंटरव्यू संचालित किए जाते हैं वहां का माहौल बिल्कुल अलग होता है। ये वही बता सकता है जो वहां पर गया हो। अदरवाइज वहां पर आपको मॉक इंटरव्यू में ऐसी ऐसी चीजें बताई जाएंगी, आप घबरा जाएंगे, जबकि वहां माहौल बिल्कुल डिफरेंट होता है। इस चीज को समझिएगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर इंटरव्यू तक पहुंचेंगे और सिलेक्शन लेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं वो आपकी सफलता हासिल करके रहेगी। क्योंकि जो आप कर रहे हैं ना, कोई आम आदमी का काम नहीं है। रात में कौन जागता है? दिन रात इसके बारे में कौन सोचता है? आप आम आदमी से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। रात में आपको क्यों नहीं नींद आती? क्यों इसके बारे में सपना सोचते हैं? क्यों देखते हैं? कहीं ना कहीं आपके अंदर इसकी आग लगी हुई है, और ये आग आपको सफलता दिलाएगी। बस जो मैं काम बता रहा हूं उसको आप करते जाइए, डेफिनेटली आप सिलेक्शन लेंगे। ठीक है, चलिए अपना लेक्चर शुरू करते हैं। चलिए, तो ये हमारा जो स्पेशल एनसीईआरटी का जो बैच है, इसको आप देख लीजिए। स्पेशल एनसीईआरटी बैच क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 6 मौर्य साम्राज्य, और हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में कवर करके चलूंगा। ये मेरा छोटा सा आपका इंट्रोडक्शन, जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते वो समझ लें। माई सेल्फ मनोज कुमार, फाउंडर ऑफ मनोज आईएएस अकेडमी। आई हैव 3 times interview faced and 12 years plus teaching experience, faculty of Discovery IAS, चाणक्य, अन अकेडमी, इंजीनियर्स अकेडमी, एजुक्राफ्ट एंड अदर्स। यहां पर मैं विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर रहा हूं,
और मैं चाहता हूं कि मेरा जो अनुभव है उसका लाभ आप लोग उठाएं। और उन लोगों से मैं जरूर कहना चाहूंगा जो अभी तक इस प्रोग्राम से नहीं जुड़े हैं, इस प्रोग्राम को जुड़ें, इसका लाभ उठाएं। और उन लोगों के लिए बेहतर है जो अभी तैयारी करना शुरू करना चाह रहे हैं, उनके लिए बेस है। बड़ी क्लास शुरू करने से पहले यहां से बेस अगर तैयार हो जाएगा तो समझ लीजिए कि आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। किसी भी आईएएस टॉपर से जाकर पूछेंगे ना तो आपको सब एक ही जवाब मिलेगा कि बेटा पहले एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। बात वही आती है कि एनसीईआरटी पढ़ें कैसे। तो यहां पर आपको जब सुविधा मिल रही है तो क्यों ना पढ़े, करिए इसको। तो पिछले लेक्चर के आगे हम लोग बात करते हैं प्रशासन, समाज और संस्कृति को लेकर के। तो जो पिछले सेक्शन में जो रह गया था उसके बारे में देखिए। प्रशासन समझने के लिए देखा जाए तो मौर्य साम्राज्य का प्रशासन तो बहुत अलग है। वो मतलब अलग क्या है, बहुत बड़ा है। उसको हम एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां उतना डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन यहां पर जो खास बात दे रखी है वो है अशोक का प्रशासन। अब आप लोगों के दिमाग में आएगा अशोक के अलावा चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासन भी होगा, उसके अलावा बिंदुसार का प्रशासन भी होगा, ठीक है ना, उसका जो पिता है। फिर अशोक का प्रशासन हम क्यों पढ़े? देखिए, जब कोई चीज चलती है यहां से चली ए पॉइंट से तो वो बी पॉइंट तक आएगी। और बी पॉइंट तक आने के बाद मतलब है कि आप यहां पर देखेंगे तो इसमें ए तो इंक्लूड है क्योंकि बी का बेस तो ए से ही बना है, और बी के बाद सी आएगा। इसका मतलब ए और बी की सारी विशेषताएं इसमें शामिल होंगी। तो अगर हम सी की विशेषताएं पढ़ लें तो हमें ए और बी की विशेषताएं तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी। इज इट क्लियर? तो इस चीज को आप देखिएगा। इसीलिए अशोक का प्रशासन यहां पर समझ लेते हैं। अशोक के प्रशासन के संबंध में ये 4 बिंदु हैं जिसको हम लोगों ने डिवाइड किया है। नंबर 1, अशोक के प्रशासन की जानकारी हमें कहां से मिलती है? उसकी राजाज्ञाएं और उसके विचारों से। जो उसने शिलालेख लिखवाए थे, उसने जो अपने स्तंभ लेख लिखवाए थे, पिलर एडिक्ट्स, रॉक एडिक्ट्स, इनके बारे में। फिर उसमें बताया गया है कि उसकी प्रशासन की व्यवस्था कैसी है, फिर उसका प्रशासनिक विभाजन कैसा है, और उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंध कैसे हैं, क्योंकि ये भी तो आपके उसी का एक हिस्सा है, प्रशासन का ही। क्लियर? तो सबसे पहले बात करते हैं राजाज्ञाएं, यानी कि उसने जो ऑर्डर जारी किए थे, अपने शिलालेख और लेख लिखवाए थे, उसमें मैंने आपको बताया था, उसमें उसने अपने धर्म की व्याख्या की थी। धर्म यानी कि एक राजा का कर्तव्य क्या होता है और आम जनता का कर्तव्य क्या होना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में बताया था। उसमें उसने बताया, उन लेखों में लिखवाया कि वह प्रजा हितैषी है, वह प्रजा के बारे में चिंतित रहता है, प्रजा के कल्याण के बारे में सोचता है, और वह मानता है कि सारी प्रजा मेरी संतान है, यानी खुद को एक पिता के तौर पर मानता है और प्रजा को अपनी संतान के तौर पर। और एक पिता कभी भी अपने संतान के साथ कभी अहित नहीं करेगा, ये तो आप भी अच्छे से जानते हैं। उसके भले के लिए सोचेगा, उसके अच्छे के लिए सोचेगा, उसके हितों के लिए सोचेगा। तो सोचिए कि एक अच्छा शासक और एक प्रशासक कैसा होना चाहिए, यहीं से उसके विचार हमको मिलते हैं। और आप भी सोचिए कि आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनकर के जाएं, तो आप खुद सोचिए कि आपका प्रशासनिक अधिकारी के लक्षण कौन से होने चाहिए। यही तो आप लोग पढ़ेंगे पेपर 4 एथिक्स में कि एक प्रशासनिक अधिकारी के लक्षण क्या हैं, गुण क्या होते हैं, विशेषताएं क्या होती हैं। उनमें से एक ये है, नंबर 1। क्लियर? नंबर 2, जन कल्याणकारी कार्य। उसने लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के विकास के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए बहुत सारे कार्य किए, जैसे सड़क, पानी की व्यवस्था, वृक्षारोपण, धर्मशालाएं, चिकित्सा केंद्र, ये सब उसने खुलवाए। सड़कों का निर्माण करवाया, लोगों को पानी की सुविधाएं उपलब्ध कराई, ठीक है ना, बहुत सारे पेड़ पौधे लगवाए छाया के लिए, धर्मशालाएं खुलवाई जगह जगह पर रास्ते में लोगों को रोकने के लिए, और अनेक चिकित्सा केंद्र। और एक खास बात ध्यान रखिएगा, चिकित्सा केंद्र केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं थे, मनुष्य के साथ साथ पशुओं के लिए भी खोले गए थे। इट्स वेरी डिफरेंट। आज के समय में तो खोले ही जा रहे हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे पशु चिकित्सा केंद्र और मेडिकल कॉलेज भी हैं पशुओं के लिए, वेटनरी कॉलेज। उस समय सोचिए कि उसकी सोच कितनी बड़ी है। क्या ये सोच उसके बाद के किसी भी काल में दिखाई देती है? कभी सोचा किसी राजा ने ये सब करवाया हो? बहुत कम शासक हैं जिन्होंने इस पैटर्न पर काम किया हो, ठीक है ना। इसके साथ साथ उसने अहिंसा की नीति पर बल दिया, फोकस ऑन द नॉन वायलेंस पॉलिसी, यानी कि उसने जीव हिंसा को त्याग दिया, पशु चिकित्सा की व्यवस्था की। अगर वह पशु चिकित्सा की व्यवस्था करता है, इसका मतलब है
कि उसने जी हिंसा को त्याग दिया है। वो खुद कहता है कि मेरी रसोई में धीरे धीरे करके मांसाहार को बंद किया जाए, मैं खुद भी नहीं खाऊंगा। इज इट क्लियर? तो ये एक अधिकारी के, वो प्रशासक के लक्षण हैं, यानी कि वो खुद पहले करके दिखाता है और पब्लिक से कहता है आप भी कीजिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ना करें और पब्लिक करे। तो एक उदाहरण कौन पेश करेगा? आप। यही आपको सीखना है इतिहास से कि प्रशासन कैसा है, और इसी से आपको जानकारी मिलेगी कि अशोक का प्रशासन कैसा था, और उसी के बिहार पर हम कह सकते हैं अशोक महान क्यों है। ठीक। अब उसने प्रशासन में क्या क्या किया उसकी जानकारी यहां से मिलती है। पहली चीज तो उसकी राजधानी कहां थी? पाटलिपुत्र। देखिए, मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है कि उसकी 3 राजधानियां रही हैं, राजगृह, पाटलिपुत्र और कौन सी? गिरिब्रिज। ध्यान रखना, गिरिब्रिज। 3 राजधानियां हैं, लेकिन अशोक का प्रशासन पाटलिपुत्र से चलता है। उसकी सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद है, कई सारे मंत्रियों की नियुक्ति की गई, और ये मंत्रिपरिषद की व्यवस्था चंद्रगुप्त मौर्य के समय से चली आ रही है, जिसकी चर्चा चाणक्य ने की है। ठीक है ना? इनमें एक न्यायाधीश भी होते हैं, जिनसे कहा गया है कि आप न्याय करते समय उदार व्यवहार करेंगे। कठोर दंड की भी नीति नहीं है। गुप्त काल में जब आप आगे जाकर के पढ़ेंगे तो वहां पर कठोर दंड है, जिससे कि लोग गलत काम करने से सोचें। यहां पर उदार व्यवहार है कि लोगों के साथ उदार व्यवहार कीजिए, उनको मन परिवर्तन करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि दंड देने का मतलब ये नहीं है कि गलत काम किया है तो उसको दंड देकर के उसके पश्चाताप करा वो कर लीजिए, मुक्ति दे दीजिए, बल्कि ये पश्चाताप कराने की नीति है कि वो अंदर से सुधरे। क्या यही चीज महात्मा गांधी के विचारों में नहीं थी, जो कहते हैं कि अपराधी से नहीं, सॉरी, अपराध से घृणा कीजिए, अपराधी से नहीं। कहीं ना कहीं ये विचार हैं उसके। हमें आज जेलों की और तमाम तरह की चीजों की जरूरत क्यों पड़ी है? हम जेलों की व्यवस्था क्यों करते हैं? केवल दंड देने के लिए? जी नहीं। हम चाहते हैं कि वहां रह करके अकेले में इंसान पश्चाताप करे, पछताए, समझे कि मुझसे गलती हुई है। इसलिए हमने व्यवस्था की है। और यही देखा गया है कि उन जेलों में बहुत सारे ऐसे कैदी होते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं, अपने अंदर परिवर्तन लाते हैं, तो उनको समय से पहले रिहा कर दिया जाता है। यही तो चीज है, यही होना भी चाहिए। तो सोचिए कि अशोक के प्रशासन का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं है? हमारे प्रशासन में क्या मंत्रिपरिषद नहीं है? क्या हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था जो है उदार व्यवहार नहीं करती है? बहुत रेयर ही हमारे यहाँ डेथ पेनल्टी है, यानी मृत्युदंड बहुत रेयर दिया जाता है। लोग को सुधार का मौका बहुत है। इसी में दूसरे अधिकारी उसने नियुक्त किए थे, चले आ रहे थे, वित्तीय अधिकारी, जो कर संग्रह करते थे। इनको कहते हैं समाहर्ता। नाम लिख लीजिए, समाहर्ता, फाइनेंशियल ऑफिसर फॉर द टैक्स कलेक्शन। कुछ ग्राम अधिकारी होते थे, गांव में कर संग्रह करने में हेल्प करते थे, ग्रामणी कहते हैं। तो इस तरीके से उसने प्रशासन व्यवस्था बनाया, गांव में, जिले में, न्याय व्यवस्था के स्तर पर, अपने स्तर पर, राजधानी में, ये सब चीजें उसने की हैं। अब ये कुछ कुछ अधिकारी हैं जहां पर उसने ये सब काम किए हैं। इसके अलावा एक चीज और भी है, वह है प्रशासनिक विभाजन और विभाग, यानी कि डिवीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिपार्टमेंट। तो उसने देखिए, सबसे पहली चीज कि पूरा साम्राज्य है भारत का, जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कितना बड़ा साम्राज्य रहा है, अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक, हिमालय से लेकर के दक्कन का पूरा इलाका, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तक। प्रारंभ में इसके 4 प्रांतों को विभाजित किया गया था, लेकिन बाद में जाकर अशोक के समय में ये प्रांत 5 हो गए थे, जब उसने कलिंग जीत लिया था। इसको तो ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग में 4 ही प्रोविंस थे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है ना? एक और बन गया था बाद में, कलिंग, और वो 5वां था, अशोक ने जीता था उसके बाद। और इन प्रांतों को जिलों में विभाजित किया गया, डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट को विलेज में, गांव में विभाजित किया गया। और ये आज भी होता है। क्या हमारा प्रशासन नहीं है? भारत पूरा एक राज्य है, देश है, उसके बाद स्टेट्स हैं, उसके बाद कमिश्नरीज हैं, कमिश्नरीज के बाद डिस्ट्रिक्ट हैं, ब्लॉक हैं, फिर उसके बाद ग्राम पंचायत, नगर पंचायत है। ठीक है? इसका मतलब प्रशासन में कई विभाग भी थे, और उन विभागों के अध्यक्ष को कहा जाता था विभागा अध्यक्ष। क्लियर? विभागाध्यक्ष कहा जाता था, अध्यक्ष।
इसी से हमें पता चलता है कि नगर प्रशासन था, और नगर प्रशासन की व्यवस्था 6 समितियां चलाती थी। आज हमारे यहाँ सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन दोनों हैं, और यहाँ का जो प्रशासन है वो कौन चला रहा है? 6 समितियां। और 6 समितियों के बारे में हल्की सी आपको जानकारी देता हूं, कौन कौन सी हैं। IFCTBS, इनको याद रखिए। एक है इंडस्ट्रीज, उद्योग के लिए। F फॉर फॉरेनर्स, जो विदेशी लोग आते जाते हैं उनकी देखभाल करने के लिए, उनको चेक करने के लिए। C फॉर सेंसस, ये अपने देश की जनगणना करने के लिए कि हमारे यहाँ कितनी जनसंख्या है, कितनी नहीं है। T फॉर ट्रेड, व्यापार के लिए। B फॉर ब्लैक मार्केटिंग, बाजार में कोई गलत चीज ना करे उसके लिए। और S फॉर सेल टैक्स, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको कलेक्ट करने के लिए, व्यापार कर को संग्रह करने के लिए। तो ये बनाई गई थी। अशोक ने एक कुछ नए अधिकारियों की नियुक्ति की थी, इसको ध्यान रखिए। धर्म महामात्र, ये धर्म नहीं है बल्कि धम्म महामात्र है। जैसे कि अशोक ने अपना धम्म बनाया था कि लोग अपने आपस में मिलजुल कर रहें और आपसी सहभागिता को बढ़ाएं, उसी तरीके से उसको प्रमोट करने के लिए उसने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी कि वो समाज में जाएं, नगर नगर, गांव गांव, शहर शहर जाएं और लोगों को धम्म के विचारों के बारे में जानकारी दें, जिससे कि सब लोग मिलजुल करके रहें, संघर्ष ना करें। इज इट क्लियर? और इसी के साथ उसने पड़ोसी देशों के साथ भी अच्छे संबंध, मैत्रीपूर्ण संबंधों पर बल दिया। और उसके बदले में उसने क्या किया? जो पहले राजदूत भेजे जाते थे, इस पीरियड में आप देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में एक राजदूत आया था, मेगास्थनीज, सेल्यूकस के दरबार से, ठीक है ना। अब उसने राजदूत की जगह पर अशोक ने धर्मदूतों को भेजने की परंपरा शुरू की। धर्मदूत, इसमें जैसे उसने अपने बेटे महेंद्र को भेजा था श्रीलंका। महेंद्र को कहां भेजा है? श्रीलंका। वो अपने धर्म के प्रचार प्रसार, अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जाता है, और इसी के प्रभाव में आकर के श्रीलंका में बौद्ध धर्म को अपना लिया गया। क्लियर है? तो धर्मदूतों की परंपरा किसने शुरू की? अशोक ने, राजदूत की जगह पर। तो अच्छे विचारों को प्रचार प्रसार करने के लिए क्या समस्या है? अब हम इन सब चीजों से सोचिए, इनका सीक्वेंस समझिए, जानने की कोशिश कीजिए कि आज के समय में हमारे प्रशासन में क्या अंतर है, क्या समानता है। तो यहां पर एक क्वेश्चन आपका बनता है कि मौर्य समाज की तुलना वर्तमान समाज से कीजिए, और ये क्वेश्चन आप लोग मुझे लिख करके दिखाएंगे। कई सारे लोगों ने मुझे आंसर लिख करके भेजा है, जिनमें कई सारे लोगों का आंसर बहुत अच्छा है, अल्टीमेट है, ठीक है ना। आप लोग भी लिख के दिखाइए। अब आते हैं मौर्य समाज के समय, उस समय का समाज कैसा है, मौर्यकालीन समाज। तो यहां पर मौर्यकालीन समाज की जानकारी देता है मेगास्थनीज। उसके बारे में जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज कई सारी जानकारी देता है। कहता है कि यह समाज गांव और शहर दोनों जगह में विभाजित है, क्योंकि लोग वहीं रहते हैं। गांव में लोग जो है अधिकांशतः कृषि कार्य करते हैं, जो अपनी स्वयं की भूमि पर या राजा की भूमि पर करते हैं। उसके अलावा वह पशुपालक हैं और चरवाहे हैं। क्लियर? ये उस समय का समाज है जो गांव में रहता है। और शहर में यही लोग कारीगर हैं, शिल्पी हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, जैसे बुनकर हैं, बढ़ई हैं, लोहार हैं, कुम्हार हैं, और ये वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। और ये गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, वो दो चीजों के लिए, एक राजा के लिए और दूसरा नागरिकों को बेचने के लिए। यानी आम जनता के लिए और राजा के लिए दोनों तरह की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। और यहीं पर शहर में एक वर्ग और पाया जाता है, वह है सैनिक, अधिकारी, मंत्री और पुरोहित। और ये सब कैसे हैं? गैर कृषि उत्पादक वर्ग है। ये कृषि उत्पादन नहीं करता, बल्कि ये वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, और ये कृषि और अन्य जरूरी चीजों का उत्पादन करते हैं। और इस तरह से देखा जाए तो गांव और शहर एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे की जरूरतें पूरी करते हैं। यहां से बने हुए वस्तुएं गांव में बेची जाती हैं, और गांव की जरूरी चीजें शहर आती हैं, कच्चा माल शहर आता है और एक दूसरे की जरूरतें पूरी करता है। तो ये एक उस समय की सामाजिक व्यवस्था है मौर्यकालीन, ठीक है। और बाकी जो व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था से लेकर के जो सारी चीजें वो पहले से जो चली आ रही थी, वही परंपरा आज भी चली आ रही थी, उसमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। यानी वर्ण व्यवस्था वही है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है ना, और कुछ अस्पृश्य जातियां। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं मौर्य कला के बारे में, मौर्यन आर्ट। मौर्य कला के बारे में देखिए, एनसीईआरटी में तो 2-3 चीजें ही दे रखी हैं, लेकिन देखा जाए तो 2 तरह की कला के बारे में जानकारी मिलती है। एक है राजकीय कला, रॉयल आर्ट, और एक है लोक कला, फोक आर्ट।
राजकीय कला में है ये दोनों चीजें, ये प्लस एक चीज और भी है, वो है आपका राजप्रासाद, रॉयल पैलेसेस, जो कि अशोक के हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का भी है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो हमें राज वो मिला है, राजमहल मिला है, वो मिला है पटना के पास कुम्भहार से, कुम्भहार नियर पटना, ठीक है ना, पटना के पास में उसके अवशेष मिले हैं कि ये पत्थरों से बना हुआ नगर है, राजप्रसाद है, सारी चीजें हैं, उसके बारे में दोनों तरह की चीजें हमको मिली हैं, यानी कि उसके नगर के बारे में पाटलिपुत्र के अवशेष मिले हैं और उसके नगर के अवशेष, उसके राजमहल के अवशेष मिले हैं, ठीक है ना। लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चा होती है वो होती है राजकीय कला में अशोक के द्वारा लिखवाए गए लेखों की, अशोक के द्वारा लिखवाए गए लेखों की चर्चा होती है, जो कि उसने शिलालेख और स्तंभ लेख दो तरह के लिखवाए, रॉक एडिक्ट एंड पिलर एडिक्ट। रॉक एडिक्ट क्या है? किसी भी सड़क के किनारे पड़े हुए जो वो पत्थर हैं, पत्थर क्या मतलब बड़ी बड़ी चट्टान है, उनको काट करके उन पर लेख लिखवा देना, जो कि हम आते जाते समय किसी सड़क के किनारे देखते हैं, बहुत सारे लोग पत्थरों पर बहुत कुछ लिख के चले जाते हैं और वो परमानेंट वहीं पड़े रहते हैं, स्थायी हैं। इन पर उसने कटवा करके उसको चिकना करवा करके उस पर लेख लिखवाए और उनको पॉलिश युक्त बनवा दिया। कला के अच्छे नमूने बहुत ज्यादा नहीं माने जाते क्योंकि इसमें कला नहीं है, केवल उसकी घिसाई करके उस पर लेख लिखवाए गए हैं, बस पॉलिश युक्त हैं तो उसकी समय की तकनीक के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन जो प्रस्तर स्तंभ है, स्तंभ लेख, ये लिखने की परंपरा अशोक को कहां से मिली? हकामनी शासक, ईरानी शासक। ये मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया है। इस लेक्चर को और अच्छे समझने के लिए मेरे जो पिछले एनसीईआरटी के लेक्चर है उन सबको आप लोग देख लीजिएगा, जो मनोज आईएएस की अकेडमी वो आईडी है उस पर आप लोग जाकर के सारे वीडियो लेक्चर्स आप लोग देख लीजिए एनसीईआरटी के, और पिछली लेक्चर इसका जो है मौर्य काल का वो जरूर देखिएगा, ठीक है ना। उसमें मैंने आपको बताया हुआ था कि ईरानी शासक कौन थे, कहां से आए थे, इनको हकामनी क्यों कहा जाता है, ये सब चीजें मैंने आपको बताई थी, ठीक है ना। और ये जो इंस्पिरेशन है अशोक को डेरियस के हकामनी, जो हकामनी का डेरियस शासक है जिसे हम दारा भी कहते हैं, डेरियस, उसके अभिलेखों से इंस्पायर है। कैसे? ये देखिए, मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं। ये रहे, ये है, ये डेरियस यानी हकामनी शासकों के बनाए हुए इंस्क्रिप्शंस हैं जो कि सिंध के क्षेत्र में मिले हैं। ध्यान रखना, ये अशोक के नहीं हैं। इनमें एक चीज ध्यान रखिएगा, अशोक के और इनके अभिलेखों में, स्तंभ लेखों में एक अंतर है। इनमें गौर से अगर देखेंगे तो इस पत्थर की क्रम है ऊपर से नीचे तक एक जैसा और टुकड़ों में है, अलग अलग टुकड़ों में है, अलग अलग टुकड़ों में बना हुआ है। और इन टुकड़ों पर ध्यान देखिएगा, पतली पतली धारियां हैं, ये ध्यान रखिएगा, पतली पतली कैसी हैं? धारियां। और इन पर कुछ भी बहुत ज्यादा लिखा हुआ नहीं है, छोटे छोटे टुकड़ों में कहीं कहीं कुछ कुछ लिखा हुआ है। और ये स्तंभ लेख बहुत ऊंचे नहीं है और मकान के अंदर, कमरों के अंदर लगाए गए थे। ध्यान रखना, पब्लिक प्लेस पर नहीं है। और ये किस पर है? बेस बना हुआ है, बेस पर बने हुए हैं, नीचे बेस है, ये देखेंगे तो नीचे बेस बना हुआ है। क्लियर है? लेकिन अगर इसी चीज को अशोक के समय देखेंगे तो देखिए, ऊपर से नीचे तक एक ही जैसा, बिल्कुल चिकने हैं। और ध्यान रखिएगा, ऊपर पतला और नीचे चौड़ा है, एक ही पत्थर का बना हुआ, चिकने पॉलिश युक्त लेख हैं। ये अशोक के हैं, ये दोनों, और वो हकामनी शासक का है। क्लियर? तो दोनों में अंतर समझ में आ गया। और ये जो अशोक के अभिलेख हैं, ये आकाश में, खुले आकाश में, नीचे जमीन में गड़े हुए हैं, ना कि किसी बेस पर बने हुए। ठीक, दोनों का अंतर क्लियर हो गया। चलिए, तो ये मैं अंतर बताना चाह रहा था, क्या है क्या नहीं है। ठीक, अब इसके ऊपर देखिए, ये पॉलिश युक्त हैं, जो मैंने बताया कि बिल्कुल पॉलिश युक्त हैं। ये रहे, शीर्ष पर एक पशु की मूर्ति बनी हुई है, हाथी की हो सकती है, इससे है अश्व, सांड, जो भी है, बुल है, हॉर्स है, लॉयन है, एलिफेंट है, वो बन सकते हैं। उनमें सबसे प्रसिद्ध है सारनाथ का सिंह स्तंभ, जो मैंने अभी आपको दिखाया था। इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द मौर्यन आर्ट। अब ये कहोगे कि ये राजकीय कला क्यों है? राजकीय कला इसलिए है क्योंकि ये राजा के अंडर में बनवाई गई थी, चुनार के बलुआ पत्थरों से बनी हुई है, राजा ने अपने दिशा निर्देशों के तहत बनवाया था। और एक लोक कला होती है, लोक कला उसे कहते हैं जो जनता अपने से बनाती है। और इनमें मूर्तियां मिलती हैं किसकी? यक्ष,
और यक्षिणी की, यक्षिणी। और यक्षिणी की मूर्तियां मिलती हैं दीदारगंज पटना के पास, और दूसरी मूर्तियां मिलती हैं आपके परखम मथुरा के पास, गांव है परखम, वहां से दीदारगंज पटना, परखम मथुरा, यहां से इसकी इंफॉर्मेशन हमको मिलती है, मूर्तियां मिलती हैं यक्षिणी की। और ये ओरिजिनल यक्षिणी की मूर्तियां आज भी मुंबई का जो आरबीआई का हेड ऑफिस है उसके बाहर गेट पे लगी हुई हैं, उनको कभी आप देख लीजिएगा, इमेज निकालिएगा, आपको वहां पर दिख जाएगी। क्लियर? चलिए अब आते हैं अशोक की मृत्यु के बाद विघटन, मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, इतना बड़ा साम्राज्य आखिर पतन कैसे हुआ। उसके देखिए एक कारण नहीं होता, इतना बड़ा विशाल साम्राज्य किसी एक कारण से पतन नहीं हो सकता, उसके कई सारे कारण होते हैं। जैसे नंबर 1, योग्य उत्तराधिकारियों का अभाव, लैक ऑफ द एबल सक्सेसर्स, दुर्बल उत्तराधिकारी हैं। अब शासक ही अच्छे नहीं होंगे तो साम्राज्य कितना भी अच्छा हो, कुछ भी हो, काम चल ही नहीं पाएगा। विशाल साम्राज्य और उसकी प्रशासनिक समस्या, अब नेचुरल सी बात है, अफगानिस्तान से लेकर बंगाल और हिमालय से लेकर दक्कन तक इतना बड़ा साम्राज्य है, इसको केवल 4 या 5 प्रोविंस में बांटकर कैसे पॉसिबल है, प्रशासन कैसे संभालना पॉसिबल है। एक जगह से संभालते दूसरी जगह विद्रोह होता है, दूसरी जगह संभालते तो पहली जगह विद्रोह होता है, तो आसान नहीं है। तीसरा, इतनी बड़ी विशाल सेना और प्रशासनिक अधिकारियों का समूह, तो इसके लिए खर्च कितना होता होगा, इनकम कितनी होगी। अशोक ने तो लोक कल्याण की नीति अपना रखी थी जिसकी वजह से सीमित कर वसूली हो रही थी, यानी लिमिटेड टैक्स कलेक्शन। जब कर वसूली कम है लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की खर्च ज्यादा है, सेना का खर्च ज्यादा है। ध्यान रखिए अशोक ने युद्ध नीति त्यागी थी, सेना भंग नहीं की थी, उसने केवल युद्ध न करने की नीति अपनाई थी, सेना भंग नहीं की थी, ठीक है ना। इसलिए खर्च उसके बढ़े हुए थे। दूसरा, लोक कल्याण का काम कर रहा है, वो खर्च बढ़े हुए हैं, तो ऐसे में इनकम कम और खर्च ज्यादा, तो अर्थव्यवस्था कैसी हो जाएगी, अर्थव्यवस्था कमजोर, और अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाएगी तो उत्तराधिकारी कुछ कर ही नहीं पाएंगे, चाहे योग्य हो या अयोग्य, ऊपर से अयोग्य उत्तराधिकारी थे। तो ऐसे में सोचिए कि बिना अर्थव्यवस्था के, बिना योग्य उत्तराधिकारियों के आप साम्राज्य कैसे चला सकते हैं, उसका पतन होना तय है, इट इज कंप्लीट, ठीक है ना। और इसी वजह से प्रांतों में क्या होने लगी, आपस में फूट पड़ने लगी और अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे। और इसी समय लास्ट में जाकर के 185 बीसी में पुष्यमित्र सुंग, जो कि उनका सेनापति था, उसने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी और सुंग वंश की स्थापना की, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुंग डायनेस्टी, एंड पुष्यमित्र सुंग किल्ड द लास्ट एम्परर ऑफ मौर्य साम्राज्य, मौर्य डायनेस्टी, बृहद्रथ। इट इज क्लियर? तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। अब यहां पर सोचिए 50 से 100 शब्द में लिखने के लिए आ जाए कि मौर्य साम्राज्य के पतन पर आप एक टिप्पणी लिखिए, तब भी आप लिख सकते हैं इन 5 बिंदुओं पर। 20-20, 25-25 शब्द लिखेंगे तो आप आंसर लिख ले जाएंगे। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा और आपको इसका लाभ मिलेगा। इतना कर लेंगे, सोचिए कि किसी भी बड़े लेवल पर जब एडवांस स्टडी करेंगे तो उसका बेस तो पहले ही क्लियर हो चुका होगा, सिर्फ अंदर के कंटेंट और फैक्ट रह जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा 5 बिंदु है पतन के कारण जो है 5 की जगह 7 हो जाएंगे, छोटे छोटे बस, बाकी यही कारक हैं। इतना भी लिख के आएंगे तो आपको आंसर में 50% मार्क्स मिल जाएंगे, ऑप्शनल सब्जेक्ट में मिल जाएंगे, जीएस तो बहुत दूर की बात है। क्लियर? चलिए, ऑल द बेस्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको पसंद आएगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी अच्छा आपको लगता है, जैसा भी आपको लगता है, ठीक है। चलिए, बाय।